जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आज हम लोग 6वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। बात करेंगे ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जो चैनल पर पहली बार आए हैं और हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 500 से प्लस लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग इसका पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियोज़ के नोट्स बनाना शुरू कर दें। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। यह वीडियो पूरी तरह से पिछले वीडियो पर डिपेंड होने वाला है। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस की लिंक दे दी गई है। आप लोग पहले उसे देख लें, फिर इसे समझेंगे, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अन्यथा मैं खुद ही स्टार्टिंग के 2 मिनट आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। अगर आप लोग साथ में चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम लोग भूमिका तैयार करेंगे। बात करेंगे हम लोग उस टाइम पीरियड का जब भारत में मुगल वंश की समाप्ति होने वाली होती है। मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो हम लोग उसे कहते हैं औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो भारत में उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है और भारत में विदेशी शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। औरंगजेब के पहले अगर मैं बात करूं, जहांगीर के समय से ही ब्रिटिश की कंपनी आई थी, और जब दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था तो उसी समय पुर्तगाल की कंपनी भारत में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन केवल व्यापारिक दृष्टि से। ये व्यापार कर रहे होते हैं। आगे चल के जब मुगल वंश का विघटन होने लगता है, उत्तर मुगलकालीन शासक आते हैं जो उतने योग्य नहीं होते, तो विदेशी शक्तियों को समय मिल जाता है भारत के आंतरिक मामलों में प्रवेश करने का। सभी कंपनियां कोशिश करती हैं कि भारत में अपनी सत्ता स्थापित करें, लेकिन जितनी भी कंपनियां आईं सबको ब्रिटिशर्स ने बाहर कर दिया और पूरी तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, वह भारत में काबिज हो जाती है और अपने सत्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आई थी व्यापारिक दृष्टि से। भारत के राजाओं ने, तत्कालीन शासकों ने उन्हें छूट प्रदान किया कि एक व्यापारी हैं, विदेश से आए हैं, हमें भी लाभ होगा। उन पर कुछ टैक्स वगैरह लगाए, अच्छी खासी वसूली भी हुई, लेकिन इन्हें नहीं पता चला कि ये ऐसे व्यापारी हैं जो आगे चलकर भारत के लिए ही हानिकारक होने वाले हैं, और इन्हें ब्रिटिशर्स ने अगले 200 वर्षों तक भारत का पूरा इतिहास बदल दिया। बात करेंगे हुआ क्या था। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों को भगाने के लिए डच प्रवेश करते हैं। जब डचों ने पुर्तगालियों को भगाया तो डचों को भगाने के लिए अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। तो डच की कंपनी में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों में वेदरा का युद्ध होता है बंगाल में। तो पूरी तरह से डच कंपनी को ब्रिटिशर्स भगा देते हैं। उसके बाद इंडिया में प्रवेश करती है डेनिश कंपनी और स्वीडिश कंपनी। इनका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इनका इतिहास इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने नहीं रखता। इसलिए हम लोग सिर्फ ये जाने हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था, कब आई थी और कहाँ पर कंपनी लगाई। उसके बाद भारत में प्रवेश होता है फ्रांसीसी कंपनी का, जो अब ब्रिटिशर्स कंपनी को नेक टू नेक क्या करने वाली है, उत्तर देने वाली है, युद्ध करने वाली है। भारत पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध होता है वांडीवास का। आप सबको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, 3 कर्नाटक युद्ध थे जो तीनों फ्रांसीसियों के मध्य हुए। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम निकला कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से फ्रांसीसियों को पराजित करके इंडिया से भगा दिया और पूरी तरह से भारत में अब वो सक्रिय हो जाते हैं व्यापारिक दृष्टि से। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भारत में इसमें जो तत्कालीन शासक हैं, मुगल वंश के जो शासक हैं, उत्तर मुगल काल के, वे प्रभावी नहीं हैं, तो उन्हें लगता है कि क्यों ना हम भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दें, राजनीतिक तौर पर यहाँ पर स्थिर हो जाएं, तो पूरी तरह से ट्रेड को हम टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो इसी महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने देखा कि भारत का सबसे संप्रभु इस समय राज्य कौन सा है, तो बंगाल था। बंगाल पर उन्होंने अटैक किया। बंगाल पे अधिकार करने की कोशिश में उन्होंने 2 बार युद्ध किया। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा इन्हें एक फरमान जारी किया जाता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा के नाम से पारित होता है, और उसमें बहुत सारी छूटें इन्हें प्राप्त होती हैं। आगे चल के जब बंगाल का नवाब बनता है कौन, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला बनता है, तो सिराजुद्दौला को उस फरमान से आपत्ति होती है और वह अंग्रेजों को मना करने लग जाता है। अंग्रेज नहीं मानते हैं तो वह कलकत्ता पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए फोर्ट विलियम किले पर अटैक कर देता है और उन्हें परास्त कर देता है, अंग्रेजों को भारत से भगा देता है। लेकिन उनकी कूटनीतिक नीतियों को वह हमारा नवाब समझ नहीं पाता है और वे हुगली नदी में एक फुल्टा द्वीप था, वहां पर जाकर शरण लेते हैं। बाकी के अंग्रेज जहाज़ों पर बैठकर ब्रिटिश की तरफ भागते हैं।
नवाब नहीं समझ पाता है कि ये जो ब्रिटिशर्स आज भाग रहे हैं कल वहां से जाएंगे और रॉबर्ट क्लाइव को लेकर आएंगे जो मुझे प्लासी के युद्ध में पराजित करने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नवाब की छोटी मानसिकता ने भारत में बहुत सारे बदलाव कर दिए। वो अंग्रेज भागकर जाते हैं, वहां से क्लाइव को लेकर आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव भारत में आता है और जो हमारा नवाब था सिराजुद्दौला, उसी के कुछ चहेते लोगों ने उसके साथ विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों से जा मिले और प्लासी का युद्ध हो जाता है जिसमें नवाब को मुंह की खानी पड़ी, नवाब की मृत्यु हो जाती है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। उसके बाद 1764 में फिर से हो जाता है बक्सर का युद्ध। क्यों? 1757 में जो युद्ध हुआ प्लासी का, उसमें मीर जाफर ने गद्दारी की, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ, जो भारत का नवाब था, बंगाल का नवाब था। उसके बाद होता क्या है कि जब मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया, क्योंकि उन्हें कठपुतली नवाब की जरूरत थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने उसे नवाब बनाया और बहुत सारी चीजों पर फ्री टैक्स प्राप्त किया कि अब हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और हम यहाँ पर व्यापार करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मीर जाफर भी समझ जाता है कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे मैं टूट रहा हूं, तो उसने मना कर दिया अंग्रेजों को कि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा एक भी रुपए अब। तब अंग्रेजों ने कहा कि मैंने ही आपको नवाब बनाया और आप हमें आंखें दिखा रहे हो, ऐसा करो इसे बाहर कर दो। उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। आगे चल के मीर कासिम के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है, यूरोपीय ढंग पर वह सेना को अपने सुदृढ़ करने लग जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है। यह बात भी कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारियों को पता लग जाती है, तो उन्होंने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर नवाब बनता है। आगे चल के जब यही मीर कासिम नवाब के पद से हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बदले की भावना आती है, अपने अपमान को दूर करने के लिए अंग्रेजों को परास्त करना चाहता है और यह भाग जाता है अवध में, जहां का नवाब सुजाउद्दौला था। मीर कासिम जाता है अवध में, सुजाउद्दौला से मुलाकात करता है और वहां पर मुगल वंश का एक बूढ़ा, हीन और दीन जो शासक उस समय का था, शाह आलम द्वितीय, वो भी उसके पास बैठा था। तो तीन गुट एक साथ तैयार होते हैं जिसका नाम पड़ता है मीर कासिम का गुट, सुजाउद्दौला का गुट जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल वंश का उत्तर मुगलकालीन शासक था। तीनों सेनाएं एक साथ होती हैं। 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती हैं बक्सर में, और बक्सर में अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है और ये पराजित हो जाते हैं। जब ये पराजित हो जाते हैं तो अंग्रेजों को लगता है कि जब मैं तीन सेनाओं को एक साथ पराजित कर दिया हूं तो अब भारत में हमें कोई नहीं रोक सकता है और अब मैं पूरी तरह से पूरे भारत को नियंत्रित कर सकता हूं। उसके पहले हमें क्या करना है? बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त करना है, क्योंकि बंगाल से ही भारत का बहुत ज्यादा मात्रा में विकास हो रहा था। व्यापारिक दृष्टि से भी वह क्या था? सुदृढ़ था। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर जब ये पूरी तरह से इस तरह से आ रहे हैं तो बार बार नवाब क्यों बिठा रहे हैं, खुद सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो डियर, अगर ये उसी समय सत्ता में आ जाते तो लोगों को इनकी मानसिकता के बारे में पता चल जाता तो कहीं ना कहीं विद्रोह हो जाता। इसलिए इन्होंने नवाब को कठपुतली के तौर पर सिंहासन पर बैठाया और उनके द्वारा बहुत सारे फरमान अपने पक्ष में जारी करवाए। और आप सबको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से इतनी ज़्यादा मात्रा में धन लूट कर गया था कि जब वह इंग्लैंड में गया तो उस पर केस चली और उसकी मौत हो जाती है, सजा सुनाई जाती है उसे। तो इस तरह से पूरा बैकग्राउंड हम लोगों ने तैयार किया। जब बक्सर का युद्ध हार जाती हैं तीनों सेनाएं, किसकी? सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और मीर कासिम की सेना और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय की सेना। तो उसके बाद अब संधियां होती हैं जिसे नाम दिया गया इलाहाबाद की संधि, जो 1765 में होती है। युद्ध हारे तीन लोग, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। तो अब ये जो इलाहाबाद की संधि होगी यह दो चरणों में होगी और पहले चरण में यह संधि करेंगे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बहुत सारी चीज़ें ये ग्रहण करेंगे। उसके बाद दूसरी इलाहाबाद की संधि होगी जो होगी किसके मध्य में? तो सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और अंग्रेजों के मध्य में। तो यही आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत किया गया। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई स्टोरी में आप लोगों ने पूरी तरह से बैकग्राउंड को समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और समझने का प्रयास करते हैं। आइए बोर्ड पर चलते हैं। जब बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, तीनों सेना को पराजित कर देते हैं, तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है जो दो चरणों में संपन्न की जाती है। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है जो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो गवर्नर था उस समय। किसका? तो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था वो।
अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस संधि में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। बादशाह जो मुगल वंश का शासक था, कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो छाया की तरह, शैडो की तरह मुगल बादशाह जो था वह सत्ता में बना हुआ था। तो इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। दीवानी का मतलब यह है कि अब इन तीनों क्षेत्रों पर अंग्रेज टैक्स वसूल करने वाले हैं। इसके बदले में उन्होंने बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देना स्वीकार किया। आप खुद सोचिए कि पिछले 1 से 2 सदी में जो वंश पूरे भारत पर काबिज था, पूरे विश्व में उसकी चर्चाएं होती थी, वह ईर्ष्या का कारण बना हुआ था, आज उसी का वंशज, उसी का बादशाह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन जाता है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं यह भारत के हतप्रभ होने का एक पहला चरण था। ठीक है, अंग्रेजों ने बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन दिया और बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र गिफ्ट स्वरूप दिया कि आप यहां से टैक्स भी वसूल सकते हैं 2 जगहों पर। और ये कड़ा और इलाहाबाद पहले अवध के नवाब के अंडर में था। अवध के नवाब सुजाउद्दौला से छीनकर कड़ा और इलाहाबाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने दे दिया। क्यों? क्योंकि युद्ध में अवध का नवाब भी पराजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद होती है द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में, और यह सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। इसमें कड़ा और इलाहाबाद, यहां द लगा लेंगे आप लोग, कड़ा और इलाहाबाद के अलावा शेष भाग नवाब को वापस कर दिया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आज अवध हम लोग उस समय जिसे बोलते थे लखनऊ, अगर इस समय बोलें तो अवध हो गया, अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ये सारी, गाजीपुर हो गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अवध के अंतर्गत आता था। इलाहाबाद हो गया, कड़ा हो गया, कौशाम्बी जो आज का है। तो इसमें से क्या हुआ, जब वहां का जब नवाब पराजित हो गया अंग्रेजों से, तो पूरी जो भूमि थी अंग्रेजों के अंडर में चली गई, क्योंकि नवाब ही पराजित हो गया। लेकिन संधि के तहत कड़ा और इलाहाबाद तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने शाह आलम द्वितीय को दे दिया, और बाकी अवध की जितनी भी भूमि थी पूरी की पूरी सुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने वापस कर दिया। नवाब 50 लाख रुपए कंपनी को भी देगा, यह भी शर्त माना उसने। ठीक है, नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। अब यहां से अंग्रेजों की कूटनीति शुरू हो जाती है। अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब से कहा, जो अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, कि नवाब मैं एक काम करता हूं, मैं आपकी सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर एक सेना की टुकड़ी रखूंगा जिसका खर्चा आप स्वयं उठाएंगे। तो नवाब तो हार ही चुका था उनसे, तो उन्हें सारी शर्तें माननी पड़ी और एक टुकड़ी अवध में रहने लग गई। अवध की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं यह अंग्रेजों का एक सोचे समझा राजनीति के तहत हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अवध में ट्रेड फ्री इन्होंने प्राप्त कर लिया कि अवध में टैक्स फ्री ट्रेड होगा। टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति इन्होंने नवाब से ले ली। अनुमति क्या ले ली, खुद लिए, क्योंकि नवाब तो पराजित था। 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों संधियां हो जाती हैं। दोनों संधियों का सारांश क्या निकला कि पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय से इन्होंने क्या किया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार 3 जगहों की दीवानी प्राप्त कर ली, और नवाब को कड़ा और इलाहाबाद, बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद दे दिया टैक्स वसूलने के लिए। उसके बाद द्वितीय संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य में, जो अवध का नवाब था। तो अवध के नवाब के साथ इन्होंने क्या किया कि कड़ा और इलाहाबाद तो ये लोग बादशाह को दे चुके थे, उसके अलावा अवध की जितनी भी भूमि इन्होंने जीती थी नवाब को वापस कर दिया, और नवाब से कहा कि 50 लाख रुपए हमें जुर्माने के तौर पर पे करो, और उसके साथ ही एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने पास रखो जिसका खर्चा तुम स्वयं उठाओगे, और पूरे अवध में क्या होगा, टैक्स फ्री ट्रेड होगा। कर मुक्त व्यापार का इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लिया। तो दोनों संधियों का सारांश ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा, प्रीलिम्स में प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक, अब आता है बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72। अब यहां पर क्या होगा कि अधिकार और दायित्व अलग कर दिए जाएंगे। पहली बार भारत में ऐसा होगा पूरे भारत के इतिहास में कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली आती है। किसके माध्यम से, तो रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से आती है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा पॉइंट कि किसने भारत में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली चालू की, तो रॉबर्ट क्लाइव था। आगे चल के इसकी द्वैध शासन प्रणाली ध्वस्त भी होती है, लेकिन फिर से शुरुआत होती है और ये अंततः चलती ही रहती है। होता क्या है, अधिकारों को रख लिया कंपनी ने अपने पास और दायित्व दे दिए नवाब को कि आप क्या करेंगे, दायित्व का निर्वहन करेंगे और मैं पूरी तरह से यहाँ पर सत्ता संभालूंगा। 1 मिनट, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा।
ध्यानपूर्वक देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इससे ज़्यादा फैक्ट कहीं पर भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती। मैंने आपको बताया कि मीर कासिम को हटाकर उन्होंने फिर से मीर जाफर को बनाया था बंगाल का नवाब, और अब क्या होता है कि पूरी तरह से मीर जाफर की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने उसके पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया, और शर्तों पर, क्योंकि ये तो कठपुतली नवाब ही बिठाते थे, तो इन्होंने बिठा दिया उसे। शर्त क्या रखी गई कि पुलिस तथा न्यायिक शक्तियां कंपनी के नियंत्रण में आनी चाहिए, तो वो चली गई। नवाब केवल एक कठपुतली के तौर पर बैठा है कि हाँ भारत का एक नवाब है। मैंने आपको बताया कि अंग्रेज अगर स्वयं अभी से सत्ता संभाल लेते तो अंग्रेजों के लिए हानिकारक हो सकता था, क्योंकि जनता विद्रोह कर सकती थी। तो इन्होंने नवाब बनाया और नवाब से बोला कि जैसे मैं बोलूं वैसे शासन करो। तो एक ही बात हुई, उन्होंने दिमाग से काम लिया। कंपनी को क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए? प्रशासनिक अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार और दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी को प्राप्त हुआ। नवाब के लिए उत्तरदायित्व दिया गया फौजदारी न्याय करना और प्रशासनिक दायित्व संभालना। ठीक है, प्रशासनिक अधिकार अपने पास रखा, निर्णय वगैरह देने का दायित्व इन्हें दिया कि किसी भी तरह की कमी और त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। द्वैध शासन का प्रभाव क्या पड़ा? भारतीय व्यापार का पूरी तरह से विघटन हो गया, क्योंकि जितने भी अंग्रेज थे सब ने टैक्स फ्री ट्रेड करना शुरू कर दिया, कर मुक्त व्यापार। तो भारतीय जो लोग थे वो जब व्यापार करते थे तो उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगाया जाता था। इस वजह से व्यापार पूरी तरह से भारतीय लोगों का ठप हो गया। ज्यादा कर से कृषि और किसकों की कमर टूट गई। इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि यहां पर जो कृषि होती थी रुक गई, कृषि हो ही नहीं पाई। जितने की उपज नहीं हो रही उससे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। तो इस वजह से कृषि खत्म हुई, और कृषि खत्म होने से जो कृषक थे उनकी कमर टूट गई एक तरह से, वे पूरी तरह से भुखमरी के शिकार हो गए। होता क्या है कि 1770 में उसी समय एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ जाता है बंगाल में, महामारी आ जाती है, बंगाल को जान और माल की हानि हो जाती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न बनता है कि बंगाल में जब 1770 में अकाल पड़ा तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वह था कर्टियस। यह नाम जरूर याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि बंगाल में जब 1770 का अकाल पड़ा तो उस समय कौन था वहां का गवर्नर? तो कर्टियस नाम का व्यक्ति गवर्नर था। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न शासन चलने वाला है। जब वहाँ पर अकाल पड़ गया, कृषि की कमर टूट गई, भारत के व्यापार का पूरी तरह से विघटन हो गया, तब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना और इसने आते ही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चालू की गई द्वैध शासन की समाप्ति कर दी, क्योंकि यहाँ तक आने पर, अकाल पड़ने पर, कृषि की कमर टूटने पर धीरे धीरे वो द्वैध शासन प्रणाली खत्म होने वाली थी। तो इसे पूरी तरह से इसने खत्म कर दिया। और जहां पर द्वैध शासन प्रणाली का मतलब यह है कि नवाब को भी दिया गया था कुछ न कुछ, चाहे दायित्व ही दिया गया हो, तो उसने कहा कि पूरी तरह से नवाब और बादशाह को खत्म कर दिया जाए, केवल कंपनी शासन करेगी। तो कंपनी प्रभुत्व संपन्न शासक बनकर भारत में उभरती है और बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करने लग जाती है। अब हम कह सकते हैं कि बंगाल पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का गुलाम बन चुका है। कब? जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स वहां का गवर्नर बनता है। कहां का? बंगाल का। ठीक है, अब इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, 1764 में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में। जब लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाकर देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो राजनीतिक बदलाव भी देखेंगे और तत्कालीन परिस्थितियाँ भी देखेंगे। ठीक, तो इस तरह से बंगाल पर पूरी तरह से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनता है। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। फिर वे बढ़ते हैं मैसूर की तरफ। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैसूर और हैदर अली के बारे में। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिता था। और मैसूर में जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, तो अगले वीडियो में उसे हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले यहाँ पर मैंने 2 चार्ट बनाए हैं, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कर लेंगे कि भारत में जो बंगाल था, बंगाल पर जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो उसमें कितने गवर्नर अंग्रेजों ने लाए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये मैच करने के लिए ऐसे आपको दे सकता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव बना 1757 से 60 तक, उसके बाद फिर इसे 1765 से 67 तक लाया गया। कब? जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी। उसके बाद वेंसिटार्ट बना 1760 से 1765 ईस्वी तक, वेरलस्ट बना 1767 से 1769 ईस्वी तक, और कर्टियस बना 1769 से 1772 तक। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 1770 में कर्टियस ही
बंगाल का गवर्नर था, जिसके समय बंगाल में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। और यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है कि बंगाल के कुल कितने नवाब आए थे। इन नवाबों के बारे में भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंस में आप लोगों ने ये सारे चार्ट बनाकर और इसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया तो एग्जामिनर 100% आपसे इंप्रेस होगा और सारे के सारे नंबर आपको देगा और आप क्या करेंगे, टॉप कर जाएंगे। कोशिश पूरी रहती है कि जितना भी हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो देखते हैं, मुर्शिद कुली खां पहला नवाब था, शुजाउद्दीन दूसरा नवाब बना, फिर सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर से मीर जाफर बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला जब बक्सर का युद्ध हार जाता है, सॉरी सिराजुद्दौला जब कहाँ का युद्ध हारता है, प्लासी का युद्ध हारता है, उसके बाद ये कठपुतली नवाब बिठाना शुरू कर देते हैं। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी तो मीर जाफर को इन्होंने नवाब बना दिया, जो कठपुतली नवाब था। इसको नवाब की गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजों ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी की, बंगाल को लूटा। उसके बाद जब यहाँ भी विरोध करने लग जाता है तो मीर कासिम को बना देते हैं और मीर कासिम भी कठपुतली ही नवाब था, लेकिन जब यह सत्ता में आता है तो यह राजधानी ही परिवर्तित कर देता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला जाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ यूरोपीय पद्धति पर सेना का संगठन करने लग जाता है। अंग्रेजों के लिए क्या करता है, यह खतरा बनकर उभरना चाहता है, लेकिन अंग्रेजों को पता लगता है। फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को ये लोग नवाब बना देते हैं। आगे चल के नवाब 1765 में मृत्यु हो जाती है मीर जाफर की, तो नजमुद्दौला बनता है, 66 में तक यहाँ रहता है। फिर सैफुद्दीन दौला बंगाल का अंतिम नवाब बनता है। तो इस तरह से बंगाल का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग मैसूर और हैदर अली को समझने वाले हैं और प्रथम 2 आंग्ल मैसूर युद्ध भी समझेंगे। उसके बाद दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हैदर अली की मृत्यु होगी तो उसके बाद टीपू सुल्तान आएगा। टीपू सुल्तान अगले 2 युद्ध लड़ेगा, उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्द ही हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।